नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वो आपको जल्दी समझ में नहीं आता है। उसको आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे कि जीएसटी को क्यों लाया गया, इसके पीछे कारण क्या था लाने का, जीएसटी होता क्या है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है, जीएसटी परिषद के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि जीएसटी परिषद का क्या क्या कार्य होता है और जीएसटी का जो है बहुत ज़्यादा प्रकार होता है, जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सब होता क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। किन किन वस्तुओं पर जीएसटी लगाया जाता है और किन किन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगा है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जीएसटी नंबर क्या होता है, ईवे बिल और थ्रेशोल्ड सीमा ये क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे जो पूछा गया है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी को लाने की आवश्यकता क्या थी, इसके पीछे कारण क्या था। तो देखिए, जीएसटी को लाने के पीछे जो है बहुत सारे कारण थी। पहला कारण यही है कि वस्तु एवं सेवाओं पर टैक्स रेट जो है अलग अलग था। मतलब उस समय जो वस्तु और सेवा होती थी तो उस पर टैक्स रेट अलग अलग रखा गया था। जैसे वस्तु पर कोई अलग टैक्स था, सेवा पर कोई अलग टैक्स था। मतलब टैक्स जो है फिक्स नहीं था, अलग अलग था। इससे क्या होता था कि कोई भी लोग जो अपना प्रोडक्ट तैयार करते थे तो उसको जो है जिसमें टैक्स रेट कम होता था उसी में वो शामिल कर देते थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपना प्रोडक्ट को तैयार किया तो वह उसका वस्तु है, लेकिन देखता था कि सेवा में जो है टैक्स कम है तो अपने प्रोडक्ट को सेवा में शामिल कर देता था और कहता था कि ये भी एक प्रकार का सेवा है। इससे जो है सरकार को दिक्कत होती थी, क्योंकि उसको पता था कि ये तो वस्तु है लेकिन ये कह रहा है कि सेवा है। क्योंकि सरकार जो है ना वस्तु की कोई परिभाषा फिक्स की थी और ना ही सेवा की कोई परिभाषा फिक्स की थी। इस वजह से जिसमें टैक्स कम होता था उसी में अपने प्रोडक्ट को लोग जो है शामिल कर देते थे, क्योंकि उसमें जो है टैक्स उनको कम देना पड़ता था। इसलिए जीएसटी लाया गया और जीएसटी के आने से जो है वस्तु और सेवा का परिभाषा दिया गया कि ये वस्तु होगा और ये सेवा होगा। और पूरे देश में जो है एक टैक्स रेट फिक्स किया गया वस्तु और सेवाओं का। तो ये पहला कारण था इसके आने का। और दूसरा कारण है वैट पर कैस्केडिंग की समस्या। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि जब कर के ऊपर कर लग जाता है तो उसको कैस्केडिंग कहते हैं। और वैट के बारे में आप इसके पहले वाले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। तो पहले जो टैक्स लगता था वो वैट के रूप में लगता था और इसके कारण क्या होता था कि कर के ऊपर कर लग जाता था। इसके चलते बहुत सारी वस्तुएं जो है वो महंगी हो जाती थी, जिसको लोग खरीद नहीं पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कर के ऊपर कर लग जाता था। तो इस समस्या को दूर करना था, यानी कैस्केडिंग की समस्या को दूर करने के लिए जीएसटी को लाया गया। और जब जीएसटी आया तो कैस्केडिंग की समस्या जो है दूर हो गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वैट को कब समाप्त किया गया, तो जब जीएसटी आया तो उस वक्त जो है वैट को समाप्त कर दिया गया, जो कि पहले टैक्स के रूप में लगता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और तीसरा कारण है वैट की दर में भिन्नता। इसका मतलब हुआ कि भारत के सभी राज्यों में वैट जो है अलग अलग था। यानी वैट के कारण सभी राज्यों में समान वस्तु एवं सेवाओं का टैक्स रेट अलग था। सेम कोई वस्तु है तो उस पर टैक्स जो है बिहार में अलग था और उत्तर प्रदेश में अलग था, झारखंड में अलग था। मतलब किसी एक वस्तु पर टैक्स जो है पूरे भारत में फिक्स नहीं था, अलग अलग था। कुछ राज्यों की मानसिकता यह थी कि अगर हम वैट को कम रखेंगे, यानी टैक्स रेट को कम रखेंगे, तो उनके यहाँ व्यापार अधिक होगा। और यही हुआ कि भारत में एक तरफा विकास देखने को मिला। मतलब जिस राज्य में टैक्स रेट कम था, वैट की दर जो है कम था, वहाँ पर विकास जो है तेज़ी से हुआ, व्यापार वहाँ पर तेज़ी से होने लगा। विदेशी कंपनियां हो चाहे कोई भी भारतीय कंपनी हो, वहाँ पर जो है ज़्यादा अपना कंपनी स्थापित करने लगी, क्योंकि वहाँ पर टैक्स रेट कम था तो टैक्स कम देना पड़ता था। और कोई राज्य है जहाँ पर वैट अधिक था तो वहाँ पर व्यापार जो है कम देखने को मिला, विकास वहाँ पर कम देखने को मिला। तो इससे जो है एक तरफा विकास होने लगा देश में। इसलिए सरकार सोची कि पूरे देश में एक टैक्स रेट जो है लाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो है जीएसटी लाना पड़ेगा। इसलिए वैट को समाप्त करके उसके स्थान पर जीएसटी को स्थापित किया गया, जीएसटी को लाया गया। और जब जीएसटी आया तो पूरे देश में टैक्स रेट जो है समान हो गया।
यानी आज के डेट में जीएसटी है, तो अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर मान लीजिए 18% टैक्स लें, यानी 18% जीएसटी है बिहार में, तो आप उसको झारखंड में भी खरीदिएगा तो 18% ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे किसी भी राज्य में खरीदिए। तो ये टैक्स रेट जो है फिक्स करना जरूरी था, इसलिए जीएसटी को लाया गया। ठीक है। अगला कारण है प्रवेश कर या चुंगी कर की समस्या। अब ये क्या होता है, तो देखिए, जब भी वस्तु को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो उस राज्य को जिस राज्य में ले जा रहे हैं उसको टैक्स देना पड़ता है, जिसको प्रवेश कर कहा जाता है, यानी एंट्री टैक्स कहते हैं। और उसी राज्य के जब नगर पालिका को टैक्स देते हैं तो उसको चुंगी कर कहते हैं। तो ये जो है पहले बहुत होता था कि मान लीजिए कि बिहार से ट्रक पर जो है सामान लोड करके भेज दिया गया उत्तर प्रदेश, तो जब जो है ट्रक उत्तर प्रदेश की सीमा पर जाएगी तो ट्रक को रोक लिया जाएगा और उस ट्रक से जो है टैक्स लिया जाएगा। तो ये समस्या नहीं था कि टैक्स दे रहे हैं, समस्या यह था उसके व्यवस्था में। क्योंकि ज़रा सोचिए कि बिहार से उत्तर प्रदेश जो है एक ट्रक तो जाएगी नहीं, बहुत सारी ट्रक जाएगी, तो उन सभी ट्रकों को जो है लाइन में लगाकर उनसे टैक्स लिया जाता था। अब वो लाइन में लगते थे तो 4 दिन 5 दिन में जो है उनका लाइन आता था टैक्स देने के लिए। तो यहाँ से जो कोई सामान भेजा है उत्तर प्रदेश कि जल्दी पहुँच जाए, और वह जो है टैक्स देने में 4-5 दिन लगा दिया, तो इससे जो है समस्या उत्पन्न होती थी। कोई भी सामान लेट से पहुँचता था, और लेट से पहुँचने का मतलब है कि उस सामान का जो है डिमांड बढ़ जाएगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि लाइन में लगना पड़ता था ट्रकों को, इसलिए जीएसटी को लाया गया। जैसे ही जीएसटी आया तो ये समस्या जो है ख़त्म हो गया, क्योंकि जहाँ पर सामान को लोड किया जाएगा वहीं पर जो है सारा टैक्स, जितना टैक्स है सब पे कर दो टैक्स को, और ट्रक जो है किसी भी राज्य में जाए बिना किसी रोक टोक के अब चल जाती है। तो इसलिए जीएसटी को लाया गया। ठीक है। और सबसे प्रमुख कारण है कर की अधिकता के कारण कर अनुपालन में समस्या। देखिए, जीएसटी के आने से पहले भारत में जो है करों की संख्या बहुत अधिक थी, मतलब अनेक तरह का कर होता था, जिससे जो है लोग भरने में कतराते थे, क्योंकि बहुत जटिल समस्या थी। और अलग अलग टैक्स भरिए, अलग अलग फॉर्म भरिए, अलग अलग साइन करिए, बहुत ज़्यादा केंद्र सरकार का उसमें कोई टैक्स था, राज्य सरकार का भी उसमें टैक्स था, तो अलग अलग टैक्स भरने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता था, दिक्कत भी होती थी, इसलिए कोई टैक्स भरना नहीं चाहता था, और टैक्स की भी चोरी होती थी। तो जब टैक्स की चोरी होगी तो राजस्व तो सरकार का बढ़ेगा नहीं, इसलिए सरकार सोची कि कुछ ऐसा व्यवस्था को लाया जाए जिससे लोगों को जो है टैक्स भरने में आसानी हो, ताकि हर कोई जो है उस टैक्स को पे करे। तो इसलिए जीएसटी को लाया गया। और जैसे ही जीएसटी आया तो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार के मिला के कुल 17 कर को जीएसटी में शामिल कर दिया गया, और 22 उपकर को जीएसटी में शामिल कर दिया गया। इस तरह भारत में जितने भी कर थे उन सबको जो है मिलाकर जीएसटी में शामिल कर दिया गया। अब क्या होता है कि किसी को जो है टैक्स भरने में दिक्कत नहीं होता है, वो एक के बाइक जो है जीएसटी पे कर देता है, सारा समस्या खत्म। पहले क्या था कि अलग अलग हर टैक्स को पे करिए, इससे समस्या उत्पन्न होती थी, और जीएसटी आया तो ये सारे समस्या जो है खत्म हो गया। ठीक है। तो ये जो है तमाम तरह के कारण था, इसके चलते जीएसटी को लाया गया। अब आइए हम जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आइए हम जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। इसे जो है अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर लगता है उसे नहीं देना होता है, वह जो है उपभोग करने वाले से वसूल कर सरकार को दे देता है, उसी को अप्रत्यक्ष कर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसे बहुचरणीय कर भी कहा जाता है, यानी मल्टी स्टेज टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हर चरण में टैक्स लगेगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो तैयार होता है वो एकदम से तैयार नहीं होता, उसमें जो है बहुत ज़्यादा चरण होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरता है। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा है, तो कपड़ा से पहले जो है रेशा प्राप्त किया जाएगा, रेशा से फिर धागा बनेगा, फिर धागा से कपड़ा बनेगा, फिर कपड़ा को जो है उसमें पेंट वगैरह किया जाएगा, तब जाके वो प्रॉपर एक कपड़ा तैयार होता है। तो ये सब उसका क्या हो गया कि चरण हो गया। तो जीएसटी जो है हर चरण पर लगता है। जैसे रेशा पर भी टैक्स लगेगा, यानी जीएसटी लगेगा, फिर रेशा से जब धागा बनेगा तो उस धागा पर भी जीएसटी लगेगा, फिर धागा से जब कपड़ा बनेगा तो कपड़ा पर भी जीएसटी लगेगा, पेंट वगैरह होगा, और फाइनली जब बेचने के लिए आएगा मार्केट में तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। यानी हर चरण में जीएसटी लगता है, इसलिए इसको बहुचरणीय कहा जाता है।
और यही देखिए कि वैट जो पहले था यानी वैल्यू एडेड टैक्स उसका नाम ही था, तो ये भी हर चरण में लगता था वैट। लेकिन वैट से क्या था कि कैस्केडिंग की समस्या उत्पन्न होती थी, यानी कर के ऊपर कर लग जाता था। लेकिन जीएसटी में ऐसा समस्या नहीं है, जीएसटी भी हर चरण में लगता है, लेकिन जब अगले चरण में जीएसटी भरते हैं तो जो पिछले चरण में जीएसटी दिया गया है उसको माइनस कर देते हैं। इस वजह से जो है कैस्केडिंग की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जीएसटी जो है ये मल्टी स्टेज टैक्स भी है, यानी बहुचरणीय कर भी है, ठीक है। और इसे गंतव्य आधारित कर भी कहते हैं, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस राज्य में किसी वस्तु का या फिर किसी सेवा का उपभोग होगा, उपयोग होगा, उसी राज्य को टैक्स मिलेगा, उसी राज्य को टैक्स का फायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का निर्माण जो है बिहार में किया गया, यानी बिहार में वो उसका उत्पादन हुआ और उसको ले जाकर उत्तर प्रदेश में बेचा गया, तो उत्तर प्रदेश उस वस्तु का उपभोग किया, उत्तर प्रदेश उस वस्तु का इस्तेमाल किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स मिलेगा, बिहार को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं डेस्टिनेशन बेस, मतलब जहाँ पर इसका डेस्टिनेशन है उसी राज्य को फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये गंतव्य आधारित टैक्स होता है जीएसटी। और लास्ट है कि यह व्यापक कर भी है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। मतलब ये व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा टैक्स है जीएसटी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है, इसलिए इसको व्यापक टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने दिया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और जीएसटी बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो असीम दास गुप्ता समिति ने तैयार किया था। तो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में जो जीएसटी है वह कनाडा के मॉडल पर आधारित है, मतलब कनाडा में जो जीएसटी है सेम उसी जीएसटी को भारत में जो है अपनाया गया है, भारत में लगाया गया है, इसलिए कहा जाता है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, और कौन मनाता है? तो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जो है जीएसटी दिवस प्रत्येक साल जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि जीएसटी दिवस किनके द्वारा मनाया जाता है, तो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा, ठीक है। देखिए, पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी जो है 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू किया गया था। कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में 1954 में। भारत में सबसे पहले असम राज्य में जीएसटी लागू हुआ, दूसरे नंबर पर बिहार में हुआ, और सबसे लास्ट में जो है जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी को लागू किया गया। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि जीएसटी को कैसे लागू किया गया, इसकी क्या प्रक्रिया थी। तो देखिए, जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत पहले से ही चली आ रही थी, यानी 2002 से ही चली आ रही थी कि देश में जो पुराना टैक्स सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए और उसके स्थान पर कोई नया टैक्स सिस्टम को लाया जाए। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना संशोधन के कोई भी नियम कानून देश में नहीं लगाया जा सकता है ऐसे ही। तो इसके लिए जो है 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और इसको सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया। तो राज्यसभा जो है इसे 3 अगस्त 2016 को पास कर दिया। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले कहाँ लाया गया? तो राज्यसभा में। और राज्यसभा इसे कब पास किया? तो 3 अगस्त 2016 को, ठीक है। उसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में जो है ये 8 अगस्त 2016 को पास हो गया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब जब लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो अब बारी है राष्ट्रपति की। तो इसे जो है राष्ट्रपति के पास भेजा गया। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है 8 सितंबर 2016 को इस पर हस्ताक्षर किया गया और हस्ताक्षर के बाद जो है ये अधिनियम बन गया। तो ये अधिनियम बना तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 8 सितंबर 2016 के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बन गया और इसी अधिनियम के तहत जो है पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, विधेयक में और अधिनियम में इन दोनों में अंतर होता है। अधिनियम का मतलब होता है कानून। तो जब 101वां अधिनियम बना
यानी जीएसटी के लिए जब कानून बना तो उसके पहले जो है 100 ठो कानून बन चुका था संशोधन करके, और जीएसटी के लिए जब कानून बना तो ये 101वां नंबर का कानून था, इसलिए इसको जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है। ठीक है। और विधेयक का मतलब होता है कि विधेयक तब लाया जाता है जब संविधान में संशोधन करना हो। तो उसके पहले जो है 121 बार संशोधन किया जा चुका था, और जब जीएसटी के लिए संशोधन करने के लिए प्रारंभ किया गया तो वह 122वां नंबर का संशोधन था, इसलिए इसको जो है 122वां संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जीएसटी से संबंधित अगर कोई नियम कानून बनाना हो तो वह कौन बनाएगा, तो उसके लिए होता है जीएसटी परिषद, यानी जीएसटी काउंसिल। ठीक है। जीएसटी परिषद जो है यह एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसकी चर्चा संविधान में किया गया है। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 279 के क में किया गया है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के लागू होने के 60 दिन के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जब जीएसटी लागू होगा तो उसके 60 दिन के भीतर ही जीएसटी परिषद का गठन कर देना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया है कि जीएसटी परिषद का गठन कब किया गया, तो 12 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। जीएसटी परिषद में जो है कुल 33 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, तो 33 सदस्य होते हैं। एक होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, अभी कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। और एक होते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, और ये दोनों जो है केंद्र के ही मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री। और 28 राज्य के 28 वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत में कुल 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में जो है वित्त मंत्री होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो वो भी 28 वित्त मंत्री जो है इसमें शामिल होते हैं। और 3 केंद्र शासित प्रदेश के 3 वित्त मंत्री शामिल होते हैं। 3 भारत में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है। विधानसभा होने का मतलब वहाँ पर चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो वित्त मंत्री का भी चयन किया जाएगा। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री हो जाते हैं, 28 राज्य के 28 वित्त मंत्री होते हैं, और एक होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री और एक होते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। इस तरह कुल मिलाकर जो है 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, यानी वित्त मंत्री होते हैं। अभी कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं, और यही है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। ठीक है। जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह पूछा जाता है, तो अरुण जेटली थे, क्योंकि उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए हम समझते हैं कि जीएसटी परिषद का कार्य क्या होता है। तो देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उसको जीएसटी में शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, ये इसका कार्य है। जैसे आपको पता है कि 17 अप्रत्यक्ष कर को जो है जीएसटी में शामिल किया गया है, तो वह कौन किया है, तो जीएसटी परिषद ही किया है। तो ये इसका कार्य होता है। उसके बाद है विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी दरों का निर्धारण करना, मतलब जो भी वस्तु और सेवा है उस पर कितना % जीएसटी लगाया जाए, ये इसका कार्य होता है। जैसे कि मोबाइल पर, शिक्षा पर 18% जीएसटी है, तो ये कौन निर्धारित किया है, तो जीएसटी परिषद ही किया है। आपदा के समय टैक्स रेट को बढ़ाना, मतलब जीएसटी को बढ़ा देना, ताकि आपदा के समय जो है टैक्स को अधिक वसूला जाए और आपदा से निपटा जा सके, ये भी इसका कार्य है। जीएसटी से संबंधित कोई भी मामला हो उस पर निर्णय लेने का काम भी जीएसटी परिषद का ही है। कोई भी विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने का काम जीएसटी परिषद का है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो जीएसटी परिषद के द्वारा किया जाता है, ये सब कार्य हैं। ठीक है। देखिए, जीएसटी परिषद द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए पहले वोटिंग होती है कि वो निर्णय सही है कि नहीं है, तब जाके उस निर्णय को पास किया जाता है। तो जीएसटी परिषद में जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उनका 3/4 जो है वोट चाहिए होता है उस निर्णय पर, तब जाके उसको पास किया जाता है। और 3/4 का मतलब होता है 75%, मतलब जितने भी जीएसटी परिषद में सदस्य उपस्थित हुए हैं उनमें से 75% का वोट चाहिए, ताकि वो कह सके कि हाँ ये निर्णय सही है, तब जाके उस निर्णय को पास किया जाएगा। और उस 75% में एक ही का नहीं होता है,
उसमें केंद्र सरकार भी जीएसटी परिषद में है और राज्य सरकार भी है। तो 75% में केंद्र सरकार का जो है 1/3 वोट चाहिए, तब जाके वो निर्णय पास होगा, और राज्य सरकार का 2/3 वोट चाहिए, तब जाके वो निर्णय पास होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब आइए हम जीएसटी के प्रकार को देखते हैं। तो देखिए, भारत में जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अगर आप कहीं पर भी नहीं समझे हैं इन चारों को, तो इस वीडियो में आपको 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको जो है उदाहरण के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इन चारों की परिभाषा को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह भारत सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं के आपूर्ति पर लगाया जाता है। मतलब अगर आप भारत के अंदर किसी भी राज्य में किसी भी प्रोडक्ट को, वस्तु को खरीदते हैं, तो उस पर जो है आपको केंद्र सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिसको सीजीएसटी के नाम से जाना जाता है। एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। मतलब अगर आप किसी भी राज्य के अंदर किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो उस राज्य को टैक्स देना पड़ता है, जिसको एसजीएसटी कहा जाता है। एक होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संघ राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं के आपूर्ति पर लगाया जाता है। मतलब वही बात हुआ कि अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो उस केंद्र शासित प्रदेश को टैक्स देना पड़ता है, जिसको यूटीजीएसटी कहा जाता है। और सबसे लास्ट होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसको एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बाहर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर होता है। मतलब अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी वस्तु को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो उस पर जो है केंद्र सरकार को टैक्स देना पड़ता है, और उसको जो है आईजीएसटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आइए इन चारों को जो है हम एक उदाहरण से समझते हैं कि कौन कौन सा टैक्स देना पड़ता है और कब देना पड़ता है। अब आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, सीजीएसटी जो है वो आपको हमेशा देना पड़ता है। जैसे अगर आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, तो उस पर जो है जिस राज्य में आप खरीदे हैं, उस राज्य को भी आप टैक्स देते हैं, जिसको एसजीएसटी कहा जाता है। और उसके साथ साथ आपको जो है केंद्र सरकार को भी टैक्स देना पड़ता है, जिसको सीजीएसटी कहा जाता है। तो सीजीएसटी जो है वह कोई भी वस्तु खरीदिए, आपको सीजीएसटी देना पड़ेगा, जो कि केंद्र सरकार लेती है। और आप जिस राज्य में खरीद रहे हैं, तो उस राज्य को भी आप देते हैं टैक्स, जिसको जो है एसजीएसटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सीजीएसटी हमेशा देना पड़ता है, चाहे किसी भी राज्य में किसी भी वस्तु को खरीदा जाए, और उसके साथ साथ जिस राज्य में आप खरीदे हैं उस राज्य को भी देना पड़ता है, तो उसको एसजीएसटी कहा जाता है। इसीलिए आपको जो है कोई भी बिलिंग स्लिप मिलता है, तो उस पर स्पष्ट लिखा रहता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी है और आप बिहार में उसको खरीदें, तो बिहार सरकार को आप जो है 9% दीजिएगा जीएसटी का, जो कि एसजीएसटी के रूप में रहेगा, और केंद्र सरकार भी उसमें से 9% लेकर चल जाएगी, जो कि सीजीएसटी के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी जो है अंतर्राज्यीय मामला पर लगता है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब खरीद बिक्री होता है, तो उस पर आईजीएसटी लगता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में किसी वस्तु का उत्पादन किया गया और उसको ले जाकर उत्तर प्रदेश में बेचा गया, तो अब यहाँ पर बात आती है कि बिहार उत्पादन किया है और उत्तर प्रदेश उसको खरीदा है, तो फिर यहाँ पर टैक्स लेगा कौन? तो यहाँ पर जो है झगड़ा हो जाता था। इसलिए केंद्र सरकार कही कि यहाँ पर ना उत्तर प्रदेश सरकार टैक्स लेगी और ना बिहार सरकार टैक्स लेगी, यहाँ पर टैक्स लेंगे हम, यानी केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार इस पर जब टैक्स लगाती है, तो उसको आईजीएसटी कहा जाता है, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। और यहाँ पर जो आईजीएसटी केंद्र सरकार लेती है, तो उसका जो है आधा हिस्सा उस राज्य को दे देती है जिस राज्य में वस्तु को खरीदा गया है। जैसे बिहार में उत्पादन हुआ और बिहार वाला जो है ले जाकर बेच दिया उत्तर प्रदेश में, तो उस पर लग गया आईजीएसटी, यानी जितना टैक्स लगा सब केंद्र सरकार अपने पास रख ली, और उसका आधा हिस्सा निकाल कर अब देखिए कि कौन खरीदा है,
तो उत्तर प्रदेश खरीदा है, तो IGST का आधा हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार दे देगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे तो फिर बिहार को क्या फायदा हुआ, इससे तो कोई भी राज्य बेचेगा अपना सामान नहीं बेचेगा। तो यहाँ पर देखिए बिहार को ये फायदा हुआ कि बिहार में वस्तु का उत्पादन हुआ, ठीक है, और वस्तु को जब इसने बेचा तो उससे उसको लाभ हुआ, बेचने से उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, तो बस यही उसका लाभ हुआ और बिहार में रोजगार भी बढ़ गया। और उत्तर प्रदेश में जाकर बेची तो वह खरीदा, उस वस्तु का उपभोग किया, इसलिए केंद्र सरकार जो IGST लगाई थी उसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी। ठीक है, तो ये अंतर होता है इन चारों में। आशा करता हूं कि आपको ये चारों जो है समझ में आ गया होगा। अब आइए हम GST के विभिन्न दरों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए भारत में GST के जो है मुख्यतः 4 दर निर्धारित किया गया है। कुछ वस्तुओं को GST से बाहर रखा गया है, तो कुछ वस्तुओं पर GST जो है 0% रखा गया है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत में जो भी GST की दर है वह एक समान है पूरे भारत में, मतलब किसी भी वस्तु पर जितना परसेंट है वह हर राज्य में सेम उतना ही परसेंट होगा। जैसे कि आपको पता है कि कृषि, दूध, अंडे, ताजी सब्जी, फल, मिट्टी के बर्तन, अनाज, पशुओं के आहार पर, छिलका उतरे हुए अनाज पर, इन सब पर जो है 0% टैक्स है, मतलब कोई भी इस पर GST नहीं लगता है। वही अगर 5% की बात करें तो कोयला, टैक्सी का किराया, रेलवे एवं माल परिवहन सेवा, प्रिंट, विज्ञापन, यानी जो भी घरेलू आवश्यकता की जितने भी चीज़ें हैं उन पर 5% GST लिया जाता है। नोटबुक, तैयार भोजन, खेल के सामान, चश्मा का लेंस, इन सब पर जो है 12% GST है। CCTV कैमरा, प्रिंटर, हेलमेट, हेयर ऑयल, मतलब जो केस में तेल लगाया जाता है वो, औद्योगिक सामान हो गया, परमाणु रिएक्टर, इस पर जो है 18% GST है। परफ्यूम, बोतल बंद पेय, लग्जरी कार हो गया, लग्जरी बाइक, सिगरेट, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, यानी जो भी विलासिता वाला सब चीज़ें हैं उस पर जो है 28% GST लगाया गया है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इससे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ वस्तुओं को जो है GST के दायरे से बाहर रखा गया है, मतलब उस पर जो है कोई GST नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे में कि शराब हो गया, और 5 प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद हैं, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन, तो इन सब पर जो है कोई GST नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। और ये सब जो है देश के आवश्यकता वाले सब चीज़ें हैं, आपदा में उपयोग आने वाले सब चीज़ें हैं। हालांकि शराब तो नहीं है, लेकिन सरकार इस पर काहे नहीं टैक्स लगती है अब ये सरकार जाने, लेकिन इन सब पर जो है कोई भी GST लागू नहीं है। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं कि GST इन क्या होता है, यानी GST आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। तो देखिए यह जो है 15 डिजिट का नंबर होता है, इसमें 15 नंबर होता है, और यह किसी व्यक्ति को तब मिलता है जब वह GST भरने योग्य हो जाता है। कोई व्यापारी है, मान लीजिए कि उसका जो है साल में टर्नओवर 40 लाख से अधिक है, तो उसको जो है GST नंबर लेना आवश्यक हो जाता है, और उसको GST नंबर सरकार देती है, और यह जो है 15 डिजिट का होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यही है GST नंबर। शुरू का जो 2 अंक होता है ये स्टेट कोड बताता है, मतलब आप किस राज्य में, आपका किस राज्य में बिजनेस है उस राज्य का स्टेट कोड होता है, तो वह बताता है शुरू का 2 डिजिट। उसके बाद जो है 10 अंक का जो नंबर है ये पैन नंबर को बताता है कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराया है उसका पैन नंबर क्या है, वह यहाँ पर बताता है। उसके बाद का जो 1 अंक है यह बताता है कि पैन नंबर से कितना रजिस्ट्रेशन कराया गया है। मतलब आपको पता है कि किसी व्यक्ति का जो है 2 ठो बिजनेस होता है, और दोनों बिजनेस का मान लीजिए कि टर्नओवर सालाना 40 लाख से अधिक है, तो उसको जो है दोनों बिजनेस के लिए GST नंबर लेना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि दोनों का 40 लाख से अधिक टर्नओवर है। तो वही बताता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है 2 बिजनेस है और दोनों का GST नंबर है, तो यहाँ पर एक के स्थान पर जो है 2 रहेगा, क्योंकि उसने जो है इस पैन नंबर से 2 ठो रजिस्ट्रेशन कराया है, इसलिए यहाँ पर 2 रहेगा। और लास्ट का जो 2 डिजिट है यह यूनिक होता है, मतलब ये ऐसे ही दे दिया जाता है ताकि स्पेशल है, पहचानने के लिए कि हाँ ये स्पेशल व्यक्ति का है, मतलब ये यही व्यक्ति का है, ये यूनिक होता है सबसे हटकर। ठीक है,
तो ये जीएसटी नंबर होता है। इसको जो है आप किसी भी बड़े बड़े दुकान पर देख सकते हैं, वहां पर आगे ही बोर्ड पर लिख दिया रहता है जीएसटी नंबर उसको, ठीक है। अब ये हम समझते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ई वे बिल क्या होता है। तो देखिए, इसे जो है 1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू किया गया, पूरे भारत में। इसके तहत 50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं को 10 किलोमीटर के बाहर बिक्री के लिए ले जाने पर ई वे बिल की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप कोई भी वस्तु हो जिसका मूल्य 50,000 से अधिक है और उसको आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं बेचने के लिए, तो उसके साथ जो है आपको ई वे बिल की आवश्यकता पड़ती है। जो वस्तु का परिवहन करता है उसी के साथ जो है उसी को ई वे बिल दे दिया जाता है, यानी उसी के पास होता है ई वे बिल जो परिवहन करता है। मतलब जो ड्राइवर होता है लेकर जाता है तो उसके पास ई वे बिल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई ट्रक है, उस पर बहुत सारा सामान लोड कर दिया गया और उस सामान का कीमत जो है 50,000 से अधिक है, तो उस ड्राइवर को ई वे बिल देना आवश्यक है ताकि वो लेकर जाए। इससे क्या होगा कि ई वे बिल में सब जानकारी होता है कि कितना वस्तु है, कौन वस्तु है, उसका कितना मूल्य है, उस पर जीएसटी कितना लगा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, ये तमाम तरह की जानकारी जो है ई वे बिल पर होती है। इससे जो है किसी भी माल की चोरी नहीं होता है और जहाँ पर पहुँचाना है सामान को वहाँ पर सुरक्षित पहुँच जाता है। जैसे पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि बिहार में एक ट्रक पर किसी वस्तु को लोड किया गया और उसको भेजना है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जाते जाते बीच में से आधा गायब हो जाता था। तो यहाँ से जितना भेजा गया सामान और जहाँ पर ले जाना है वहाँ पर उतना सामान नहीं पहुँचा, बीच में ही सामान क्या हो गया, चोरी हो गया और अनेक तरह के बहाना जो है बनाया जाता था। इस वजह से अब क्या किया गया कि ई वे बिल की शुरुआत किया गया। इससे क्या होगा कि जहाँ पर भी सामान लोड होगा वहाँ पर ई वे बिल तैयार किया जाएगा और उसमें तमाम तरह की जानकारी लिखा जाएगा कि कौन सी इसमें वस्तु है, कितना इसका मूल्य है, कितना इस पर जीएसटी लगा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, ये सब जानकारी होता है और ड्राइवर को दे दिया जाता है जो परिवहन करता है और लेकर जाता है, ताकि बीच में अगर जो है जीएसटी विभाग का कोई भी अधिकारी उसको पकड़े तो उससे जो है ई वे बिल लेकर उसमें देख सकता है कि कौन सा इसमें सामान है, कितना है, और उसको चेक करके फिर उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इससे जो है चोरी की समस्या दूर हो गई ई वे बिल के आने से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू तक जो है पूछा गया प्रश्न है। अब ये हम समझते हैं थ्रेशोल्ड सीमा, जो कि इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। यह बताता है कि किस व्यक्ति को जीएसटी के दायरे में रखा जाए। थ्रेशोल्ड सीमा, यदि किसी व्यक्ति या फिर व्यापारी का 1 वर्ष का टर्नओवर 40 लाख से अधिक है तो वह जीएसटी के दायरे में आएगा। ये थ्रेशोल्ड सीमा में यह बात कहा गया है कि भारत का जो भी व्यक्ति है, चाहे कोई व्यापारी है, अगर वो अपने बिजनेस से 1 साल में 40 लाख से अधिक कमा रहा है तो उसको जो है जीएसटी के दायरे में रखा जाएगा। जीएसटी के दायरे में आने का मतलब क्या है कि उसको जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, यानी उसका जनरेट होगा आइडेंटिफिकेशन नंबर और उसको जीएसटी भरना होगा। ये थ्रेशोल्ड सीमा तय करती है। लेकिन देखिए कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दोनों राज्य हैं, इनमें जो है यह सीमा 20 लाख तय किया गया है। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए, भारत के जितने राज्य हैं उनमें जो भी व्यक्ति या फिर व्यापारी है वो 40 लाख से अधिक है उनका टर्नओवर बिजनेस का, तो वह जीएसटी के दायरे में आएंगे। और हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें 20 लाख तय किया गया है, यानी कम है। इसका कारण है कि इन सभी राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्य हो गया, इनमें जो है जनसंख्या बहुत कम है, तो इसमें 40 लाख कमाना बहुत मुश्किल है। तो लमसम 20 लाख उनका टर्नओवर हो जाता है, क्योंकि बिक्री कम होता है इसलिए 20 लाख टर्नओवर हो जाता है। इसलिए उनका जो है सीमा कम कर दिया है सरकार ने कि यहाँ पर अगर आप 20 लाख ही कमा रहे हैं साल के अंदर अपने बिजनेस से, तो आपको जो है जीएसटी में शामिल कर दिया जाएगा और आपको जीएसटी भरना होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। इसमें आपको जो है विचार करना है। पहला है कि छिलका उतरे हुए अनाज, दूसरा है मुर्गी के अंडे पकाए हुए, तीसरा है संसाधित और डिब्बाबंद मछली, चौथा है विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। उपयुक्त मदों में कौन सा जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है?
मतलब इसमें से बताना है चारों में से कि किस में जो है जीएसटी के अंतर्गत छूट दिया गया है इनमें से। तो देखिए, छिलका उतरे हुए अनाज पर भी छूट है, 0% टैक्स है, मतलब कोई टैक्स नहीं। मुर्गी के अंडा पर भी कोई टैक्स नहीं है, 0% है। और उसके बाद विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र पर भी जो है कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन संसाधित और डिब्बाबंद मछली पर टैक्स है, 5% इस पर टैक्स है। तो इसमें जो है 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है, मतलब जीएसटी के लाने से सबसे ज़्यादा लाभ क्या हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें पहला दिया है, यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। 2 नंबर कह रहा है कि यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। 3 नंबर कह रहा है कि यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। तो अब अपने से बताइए कि इसमें से कौन सा जो है सही होगा, ताकि जीएसटी लाने से ये हो गया। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। इसमें जो है यह भारत में बहुल प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा। मतलब भारत में जो है जीएसटी के आने से पहले बहुत ज़्यादा कर था और उन सभी को जो है, मतलब बहुल कर था, उन सभी को एक में करके जीएसटी बना दिया गया। तो इसका राइट आंसर केवल ए हो जाएगा, यानी केवल 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया। तो आपको पता है कि जब जीएसटी आया तो वैट को समाप्त कर दिया गया, यानी मूल्य वर्धित कर को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला कथन दिया है एक व्यापक कर व्यवस्था, दूसरा है गंतव्य आधारित कर व्यवस्था, तीसरा है बहुचरणीय कर व्यवस्था, चौथा है मूल्यवर्धित कर व्यवस्था। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी 1, 2, 3 और 4। क्योंकि जीएसटी जो है यह व्यापक कर भी है, गंतव्य आधारित कर भी है, बहुचरणीय कर भी है और वैट कर भी है। क्योंकि वैट के स्थान पर ही लाया है, क्योंकि जीएसटी भी हर चरण में लगता है और वैट भी हर चरण में लगता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन से अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित किया गया है। तो इसमें से बताना है कि कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं जिनको जीएसटी में शामिल किया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। लाइन से 4 केंद्रीय उत्पाद शुल्क को जीएसटी में शामिल किया गया, केंद्रीय बिक्री कर को शामिल किया गया, राज्य वैट को भी शामिल किया गया और विलासिता कर को भी जीएसटी में शामिल किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स इसको जो है जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद है कि जीएसटी परिषद के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है। 3 नंबर है, जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 2/3 भारित बहुमत द्वारा लिया जाता है। देखिए, 1 और 2 ये दोनों जो है गलत है, ये 1 और 3 ये दोनों गलत है, 2 नंबर सही है। जीएसटी परिषद के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जीएसटी परिषद से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो आपको पता है कि जीएसटी परिषद को है, जीएसटी से संबंधित जो भी निर्णय होगा वह जीएसटी परिषद लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन अधिनियम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है।